Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with editorial discussion for 24th of March. Now first things first, let's try to understand कि आज हमें कौन कौन सा एडिटोरियल को डिस्कस करना है. वंस अगेन आज के हिंदू के सारे एडिटोरियल जो है वो अगेन रशिया और यूक्रेन के वॉर से ही कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कि किस तरीके से जो रशिया का जो मतलब थिंकिंग है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, रशिया का वॉर क्यों स्टॉप होना चाहिए, वंस अगेन क्यों क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं हमारे रशिया के मतलब रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण, और चाइना का इसमें क्या रोल है. मतलब पॉइंट इज कि इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी काफी डिटेल के अंदर बातें की हुई हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू रीट्रेट दीज पॉइंट्स वंस अगेन. नाउ इसके अलावा देर आर 3 डिफरेंट टॉपिक्स इसके बारे में आज हम बात करेंगे. नाउ 3 ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से बात करना चाहता था इनके बारे में, बट वी डिडंट गॉट दैट मच टाइम. तो आज हमारे पास ये मतलब एक टाइप का अपॉर्चुनिटी है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स. फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉक्स. नाउ ब्लैक बॉक्स क्या होता है और किस तरीके से उसका जो वर्किंग है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम समझेंगे. कॉन्टेक्स्ट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा उसी टाइम में, ठीक है. सेकंड विल टॉक अबाउट जापान और जो रशिया है उसके रिलेशन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं. जापान और रशिया अगर आप जानते होंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे के अगेंस्ट थे, ठीक है. तो किस तरीके से इनके रिलेशन यहाँ पर इवॉल्व हुए और किस तरीके से अभी इनके रिलेशन चेंज हो रहे हैं इन द एट द बैकड्रॉप ऑफ रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में, ठीक है. किस तरीके से चेंजेस हुए हैं इसको हम समझेंगे सेकंड में. एंड आफ्टर विल टॉक अबाउट एक डिफरेंट एंगल इन रशिया यूक्रेन वॉर, दैट इज मैरियोपोल. आपने मारियोपोल का नाम सुना होगा. देयर इज अ सिटी कॉल्ड एज मारियोपोल. नाउ अगर आपने पिछले कुछ दिनों का न्यूज फॉलो किया है तो यू मस्ट बी नोइंग कि रशिया लगातार जो ये सिटी है मारियोपोल का उसके पीछे पड़ा हुआ है. नाउ व्हाट इज द मेन रीजन कि रशिया मारियोपोल के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों रशिया इज गोइंग आफ्टर मारियोपोल सो बैडली, इसके बारे में हम समझेंगे. मारियोपोल का स्ट्रेटेजिक यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे. तो दीज 3 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपका मेंस है, मेंस के लिए आ सकता है. एंड सेकंड चीज, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो वंस अगेन दीज 3 थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द टॉपिक नंबर 2 एंड 3. फर्स्ट वन तो चलो न्यूज में आता है और इसके बारे में ब्लैक बॉक्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो. सो ब्लैक बॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, एवरी सिंगल थिंग को हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली चाइना का एक टाइप का एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है ईस्टर्न एयरलाइंस. ईस्टर्न एयरलाइंस का एक यहाँ पर फ्लाइट थी, इसका नाम था बोइंग 737-800. ये अभी रिसेंटली क्रैश हो गया. नाउ व्हाट हैपेंड वाज अराउंड 29,000 फीट के आसपास वो मूव कर रहा था. वो पर्टिकुलर फ्लाइट जो है, देखिए ये वाला फ्लाइट है जो कि इसकी 2 दिन पहले की फोटो है, जब ये क्रैश हुआ उससे 2 दिन पहले की फोटो है. अराउंड 29,000 फीट के आसपास में ये ट्रैवल कर रहा था एंड मतलब अचानक से सिर्फ कुछ मिनट के अंदर ही वो 29,000 फीट से नीचे गिर के 7,800 फीट पे आ गया और उसके बाद इट वेंट ऑन टू क्रैश, ठीक है. दैट इज व्हाई दिस बोइंग ये पूरी तरीके से क्रैश हो गया. एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है क्रैश का, ये किसी को मालूम नहीं है. सो व्हाट हैपेंड वाज, देखिए जब भी कोई एयरप्लेन वगैरह क्रैश होता है ना तो उस क्रैश का एग्जैक्ट रीजन ढूंढने के लिए देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स, ठीक है. ब्लैक बॉक्स जो होता है उसी फ्लाइट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो किस तरीके से ब्लैक बॉक्स काम करता है इसी चीज को हम समझने वाले हैं. सो रिसेंट अपडेट ये है कि जो बोइंग 737 जो अभी रिसेंटली क्रैश हुआ था उसका हमें ब्लैक बॉक्स मिल तो गया है, बट इट हैज बीन मतलब यू नो फाउंड टू बी हेवीली डैमेज्ड, बहुत ज्यादा डैमेज्ड है. बट स्टिल इट कैन प्रोवाइड अस इमेंस इन्फॉर्मेशन कि क्यों ये फ्लाइट क्रैश हुई है और किस तरीके से काम करता है, मतलब क्या क्या चीजें हुई हैं, इन सब के बारे में ढूंढने में कहीं ना कहीं हमारे हेल्प कर सकता है. देखिए चाइना जो है, चाइना का जो एविएशन सेक्टर है बहुत ही ज्यादा सेफ माना जाता है. सो चाइना के एविएशन के हिस्ट्री में देयर आर नॉट मोर देन 10 जो कि एयरक्राफ्ट के क्रैशेस हुए हैं. सोचिए इंडिया के अंदर देयर हैव बीन थाउजेंड्स, बट चाइना जो है उसके अंदर सब मिलाकर के आज तक 10 क्रैशेस भी नहीं हुए. दैट इज व्हाई उसके अगर एक भी क्रैश होता है तो चाइना इसको बहुत ही सीरियसली लेता है. तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी कि एग्जैक्टली ब्लैक बॉक्स क्या होता है और किस तरीके से वो हेल्प कर सकता है किसी भी टाइप के क्रैश को डिकोड करने में, ठीक है. देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ब्लैक बॉक्स होते हैं वो एक नहीं 2 डिफरेंट बॉडीज होते हैं, 2 लार्ज मेटालिक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है. बड़े बड़े 2 मेटल के बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है. दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्सेस. उन दोनों को साथ में कहते हैं ब्लैक बॉक्सेस. ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग सब समझ गए, देयर इज नॉट 1 बट 2 डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं. एक हमेशा एयरक्राफ्ट के आगे वाले पार्ट में होता है, जस्ट सपोज दिस इज एयरक्राफ्ट, तो एक हमेशा आगे यानी कि जो कॉकपिट होता है. कॉकपिट आप जानते हैं क्या होता है, कॉकपिट वो प्लेस होता है जहां पे पायलट्स वगैरह बैठते हैं और जहां से प्लेन को कंट्रोल किया जाता है. दैट थिंग इज कॉल्ड एज द कॉकपिट. एक तो यहाँ पर एक तो मतलब देयर इज अ थिंग कॉल्ड CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर. तो एक तो CVR यहाँ पे रखा जाता है. देन एक और चीज होती है उसे कहते हैं FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. वो हमेशा एरोप्लेन के लास्ट में रखा जाता है, यहाँ पर FDR होता है, ठीक है. सो वंस अगेन ब्लैक बॉक्स जो होता है उसके अंदर दो डिफरेंट बॉडीज होती है. एक को बोलते हैं CVR, दूसरे को बोलते हैं FDR, ठीक है. तो CVR जो है दैट इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और सेकंड इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोनों का इंडिविजुअल फंक्शन क्या है.
फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपको नाम से पता चल रहा है इट इज अ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट का मतलब वो प्लेस जहां पे पायलट्स बैठे होते हैं, मतलब कि उस कॉकपिट के अंदर किस तरीके का वॉइस हो रहा है उन सबको रिकॉर्ड करना वो इसका मेन काम होता है। और ये रिकॉर्ड करता है एवरी सिंगल थिंग को, कुछ भी नहीं छोड़ता है, यहां तक कि जो रेडियो ट्रांसमिशन हो रहे हैं, जो पायलट है मतलब जो भी रेडियो ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है। सेकंड चीज, कॉकपिट के अंदर वो कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है, पायलट्स अगर आपस में कोई प्राइवेट बातें भी कर रहे हैं तो उसको भी यहां पर रिकॉर्ड करता है। इंजन का नॉइस भी रिकॉर्ड करता है, मतलब एवरी सिंगल थिंग्स, बिकॉज आप जानते हैं कि इंजन के नॉइस से भी कहीं ना कहीं मालूम किया जा सकता है कि वो पर्टिकुलर फ्लाइट में दिक्कत क्या है। सो पॉइंट इज, इस हर चीज को रिकॉर्ड करने वाला होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड सीवीआर। ठीक है, और सेकंड थिंग होता है एफडीआर, यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अब ऊपर हम देखा है जो कॉकपिट की बातें करता है, मतलब जो रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं सीवीआर, बट जो पूरे के पूरे फ्लाइट का बाकी बचा हुआ डेटा रिकॉर्ड करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एफडीआर। इसके अंदर उस फ्लाइट, वो फ्लाइट जो है कितने एल्टीट्यूड पे मूव कर रही है, एल्टीट्यूड मतलब कितने हाइट पे मूव कर रही है, एयर स्पीड कितना है उसको उस टाइम का, फ्लाइट हेडिंग कितनी चल रही है, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है, पिच कितना है, रोल कितना है, ऑटो पायलट जो ऑटो पायलट स्टेटस है या फिर जो प्लेन है वो मैनुअली मूव कर रहा है। पॉइंट इज एवरी सिंगल थिंग जो कि फ्लाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज को यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब जब भी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है ना, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस लास्ट मोमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए कि एग्जैक्टली उस एयरक्राफ्ट में हुआ क्या था, हम सीवीआर और एफडीआर दोनों को ढूंढते हैं और उसको फिर मतलब मालूम लगाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लैक बॉक्स का मेन एम क्या है। देखिए, ब्लैक बॉक्स पहली बात तो मैंडेटरी होते हैं, हर एक कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर ब्लैक बॉक्स होना ही चाहिए। देखिए, ब्लैक बॉक्स को लगाना कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगाओगे तो आपको कोई यहाँ पर पनिशमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉइंट इज कि ब्लैक बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम तब करता है जब कोई भी मिसहैप होता है। मिसहैप मतलब किसी भी टाइप का एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कतें होती है, उस टाइम उस चीज का जो भी मतलब उसको अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है कि एग्जैक्टली उस टाइम इंजन का नॉइस कैसा था, कितने एल्टीट्यूड पे था, नीचे कैसे गिरा, क्यों गिरा, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लैक बॉक्स काफी ज्यादा काम आता है। और जब भी आपके पास कोई डेटा आएगा, जैसे सपोज आपको ब्लैक बॉक्स से कोई डेटा मिलता है, तो उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करके आप उस एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी कमियां है उसको आप सुधार सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई और इंसिडेंट्स ना हो। राइट, सिंपल। ऑलराइट, अब देखिए, ब्लैक बॉक्स नाम से आपको क्या लग रहा है कि ब्लैक इन कलर होगा, बट एक्चुअली ये ब्लैक इन कलर नहीं होता है। यू कैन सी दिस वन, ये ऑरेंज इन कलर होता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, ब्लैक बॉक्स उसको बस ऐसे ही बोलते हैं, बट उसका एक्चुअली कलर उसका ऑरेंज होता है। नाउ ऑरेंज कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑरेंज कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ मानी जाती है काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, दैट इज वाई वो हर एक जगह पर, किसी भी कितनी मर्जी फॉग की कंडीशन हो, कहीं पर भी मिस्ट की कंडीशन हो, कुछ भी हो, वो ऑरेंज कलर हमेशा हमेशा में दिखता है। तो इसका मतलब है कोई भी अगर इन्वेस्टिगेटर वगैरह अगर वो ढूंढ रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स कहां पर है, जहां पर क्रैश साइट है, बिकॉज आप जानते हैं जहां पर क्रैश का साइट होगा वहां पर बहुत सारी चीजें जल रही होंगी, राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो वहां पर अगर एक आपको छोटा सा पीस ढूंढना है तो आपको उसके लिए कुछ ऐसा कलर चाहिए होगा जो कि जल्दी से नजरों में आ जाए, दैट इज वाई इसको ऑरेंज कलर में रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो जब भी कोई एयरलाइन का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ऑलवेज इन्वेस्टिगेटर्स ब्लैक बॉक्स को ढूंढने निकलते हैं, और अगर ब्लैक बॉक्स मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि एक ब्लैक बॉक्स के अंदर दो डिफरेंट बॉडीज होती है, एक को बोलते हैं एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरे को बोलते हैं सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है, देखिए, दिस वन इज कॉल्ड एज एफडीआर एंड दिस वन इज कॉल्ड एज सीवीआर। दोनों में बहुत ज्यादा कोई टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों बिल्कुल दिखने में सेम तरीके के होते हैं, बस दोनों का रिकॉर्डिंग मतलब क्या रिकॉर्ड करना है वो डिफरेंट चीजें होती है, बस डेटा वो लोग अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों का यहाँ पर बॉडी देखेंगे तो दोनों की बॉडी बिल्कुल सेम होती है। एक यहाँ पर लार्जर सा एक बॉडी होता है जिसके अंदर एक टाइप का पावर सप्लाई यानी कि सिंपल एक बैटरी रखी जाती है। ठीक है, बैटरी, और दोनों में एक बैटरी होती है। उसके अलावा एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेमोरी यूनिट होता है, एक बड़ा सा यहाँ पर एसएसडी लगा होता है, आप जानते हैं एसएसडी। ऑलराइट, अब देखिए, एसएसडी लगा होता है जो कि एक टाइप का बेसिकली मेमोरी यूनिट की तरह काम करता है, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। सिमिलरली इसके अंदर भी एक टाइप का एसएसडी होता है या फिर हार्ड ड्राइव होता है, बेसिकली हार्ड ड्राइव, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। थर्ड चीज, आप आगे वाला पार्ट देख रहे हैं, इसे कहते हैं अंडर वाटर लोकेटर बीकन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट शॉर्ट में यहाँ पर समझिए। जैसे सपोज कि कोई एयरक्राफ्ट अगर क्रैश होता है, अगर वो पानी के अंदर गिर जाता है, ठीक है, तो पानी के अंदर हम कैसे ढूंढेंगे, तो ढूंढते ऐसे हैं कि जब भी कोई मतलब क्रैश होगा, मतलब जब भी इसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंपैक्ट से ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब एक पर्टिकुलर वेट से ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ना जब भी इसके ऊपर, इसका मतलब है जैसे इसको लगेगा कि ये क्रैश हो गया है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टाइप के अल्ट्रा वायलेट सिग्नल्स निकालना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट 30 डेज तक, अगले 30 दिनों तक ये लगातार सिग्नल्स निकालता रहता है। ठीक है, फिर से समझिए, ये जो आप आगे वाला पार्ट देख रहे हैं ब्लैक एंड ब्लू वाला, ये पार्ट जो होता है ये टाइप का अंडर वाटर लोकेटर बीकन है, जिसके अंदर से यूवी रेज निकलती हैं, और ये अगले 30 डेज तक निकलती रहती हैं, जब से क्रैश होता है, और ये निकलती रहती हैं। तो कोई भी पर्सन जो है वो सिंपली, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह हो, क्या करते हैं, अगर पानी के अंदर ढूंढना हो तो सिंपली उस चीज को मतलब ट्रैक करेंगे और इस मतलब यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इसको फिर रिट्रीव कर लेंगे, फिर जो भी चीजें उनको ढूंढनी वगैरह वो सब ढूंढ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, आप देख सकते हैं ये टाइप का फ्लैश मेमोरी है, यही वो फ्लैश मेमोरी है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा वगैरह स्टोर होता है।
ये हमने बेसिक में देख लिया कि ब्लैक बॉक्स एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। क्या ब्लैक बॉक्स बहुत ही रिसेंट है फिर बहुत ही पुराना है? बहुत ही पुराना तो नहीं है। 1950s के आसपास में क्या हुआ था, ब्लैक बॉक्स को पहली बार लाया गया था, बिकॉज इससे पहले जब भी कोई एयरप्लेन वगैरह क्रैश होता था ना, तो हमें उसका रीजन पता नहीं चल पाता था, 100% हमें रीजन नहीं मिलता था, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड डूइंग सम थिंग्स, ताकि हमें एटलीस्ट हमारे पास कोई आइडिया रहे। तो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज डेविड वैरन, उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था, जहां पर बोला जाता है कि इनिशियल डेज में तो क्या होता था, डेटा बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते थे, बिकॉज ऑफ वायर फॉइल। आपने फ्लॉपी डिस्क देखा होगा, राइट? फ्लॉपी डिस्क, तो जिस तरीके की फ्लॉपी डिस्क होती थी ना, उस तरीके के कुछ डेटा वगैरह उसमें रख सकते थे, मतलब सब मिला के अराउंड 10 MB का डेटा उसमें स्टोर कर सकते थे, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। बट फिर रिसेंट टाइम में क्या हुआ, 2000s के आसपास में, जब हम 21st सेंचुरी के अंदर आए, तो इस मतलब ये जो यहाँ पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स होते हैं, उसके अंदर इस वायर या फॉल को हटा करके इसके अंदर मैग्नेटिक टेप लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जो मैग्नेटिक टेप होता है ना, अच्छा आपने अपने एटीएम कार्ड देखा है? एटीएम कार्ड, उस एटीएम कार्ड के आपने पीछे देखा होगा इस तरीके का एक ब्लैक सा पैच हुआ करता था, अब तो नहीं होता, अब तो हटा दिया इस चीज को, बट पहले ऐसा पैच हुआ करता था। ये जो था ना, ये टाइप का मैग्नेटिक कार्ड रीडर हुआ करता था, इसे MCR टेक्नोलॉजी बोलते थे ना। इसके अंदर क्या होता था, एक डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी होती थी, जिसके थ्रू बहुत सारा डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते थे। सेम ऐसा ही मैग्नेटिक टेप जो है, वो इस तरीके का, मतलब जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसके अंदर रखा जाता है। उसके बाद जो मॉडर्न मॉडल्स हैं, उसके अंदर क्या किया हमने, SSD को रखना स्टार्ट कर दिया। SSD जानते हैं? सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स। लेट मी ट्राई टू शो यू कि SSD किस तरीके से काम करता है। देखिए, अगर आप देखेंगे, आपने अगर अपना लैपटॉप देखा होगा, तो लैपटॉप में आपके दो टाइप की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती है। एक को बोलते हैं SSD, एक को बोलते हैं SSD। SSD जो होता है वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं इसको, हार्ड डिस्क ड्राइव। नो, हार्ड डिस्क ड्राइव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसके अंदर एक डिस्क होता है, वो डिस्क लगातार मूव करता रहता है, ठीक है, और इस डिस्क के ऊपर मेमोरी को स्टोर करने की कोशिश की जाती है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है उसे कहते हैं SSD। SSD का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एक सेमीकंडक्टर का प्लेट होता है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस रखे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है। अब जितने ज्यादा आपके अंदर फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस होंगे आपके लैपटॉप के अंदर, उतना ज्यादा वो डेटा स्टोर कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में इसमें एक एक अगर आप देखें तो अराउंड 250 GB, मतलब जितना भी आप चाहते हो उतना लगवा सकते हैं। द पॉइंट इज कि HDD से बेटर SSD होता है, बिकॉज इट कैन सेफली स्टोर डेटा। और सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि SSD के ऊपर अगर ज्यादा इंपैक्ट भी पड़ता है, मतलब इसको अगर आप ऊपर से गिरा भी देते हो तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, बट अगर ये ऊपर से गिर जाता है तो ये चीज ऑब्वियसली खराब हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस देखिए, ये हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चीज हमें लगाना था, या तो SSD लगाना था या फिर HDD लगाना था हमारे ब्लैक बॉक्स के अंदर। तो दैट इज व्हाई वी डिड नॉट चूज HDD, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एयरक्राफ्ट क्रैश करेगा तो SSD पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास कोई भी डेटा रिट्रीव नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू गो विद SSD। और इस तरीके का जो SSD होता है वो हमारे जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और जो हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, दोनों के अंदर यहाँ पर इसके अंदर ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। अब जो रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं दोनों ही, CVR और FDR, दोनों का वेट अराउंड 4.5 kg के आसपास में होता है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, बस आपको बस मालूम होना चाहिए। अब ये दोनों जो है एक बड़े से डब्बे के अंदर बंद होते हैं। अब ये डब्बा होता है ना, देखिए हमें चाहिए ऐसा कि ये जो बाहर का डब्बा है इतना स्ट्रांग हो कि अगर कोई क्रैश होता भी है तो ये टूटे ना, राइट। इसलिए इसको हम स्टील से या फिर मोर इंपॉर्टेंटली टाइटेनियम से बनवाते हैं। टाइटेनियम आप जानते हैं बहुत ही स्ट्रांग एक टाइप का मेटल है, जिसके ऊपर अगर आप हार्श इंपैक्ट भी करते हैं तब भी उसके ऊपर ज्यादा कोई इंपैक्ट आता नहीं है। इसके अलावा टाइटेनियम एक ऐसी चीज है जो कि आपको हीट से, कोल्ड से और वेटनेस से, हर चीज से बचा सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर एक एक्सट्रीम फायर वगैरह लग जाती है अगर उस एयरक्राफ्ट के अंदर, तब भी वो जो ब्लैक बॉक्स है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर बहुत ज्यादा कोल्डी कंडीशन है तब भी वो सेफ रहेगा। यहां तक कि अगर पानी के अंदर यानी कि वेट कंडीशन के अंदर गिर जाता है तब भी वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। दैट इज व्हाई इट हैज बीन गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि जो हमारा जो ब्लैक बॉक्स के दोनों FDR और CVR है, दोनों को बहुत ज्यादा सेफ बनाया जाए, ठीक है। नाउ लेट्स हियर वन थिंग वंस अगेन। हम जानते हैं कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो फ्लाइट के बिल्कुल सामने वाले पार्ट में होता है, राइट। और जो FDR होता है वो बिल्कुल पीछे वाले पार्ट में होता है। पीछे वाले पार्ट में क्यों होता है, बीच में क्यों नहीं, यहाँ पर आसपास में क्यों नहीं? बिकॉज समझिए, अगर एक फ्लाइट कभी भी अगर क्रैश करता है तो हमेशा क्रैश आगे की तरफ से करता है, मतलब ज्यादातर जो क्रैश होता है वो आगे की तरफ से करता है। दैट इज व्हाई जो सबसे कम इंपैक्ट आता है वो सबसे पीछे वाले पार्ट में आता है, एंड दैट इज व्हाई हम इस ब्लैक बॉक्स को जितना हो सके उतना बचाना चाहते हैं। दैट इज व्हाई इसको हमेशा लास्ट में रखा जाता है, ताकि इसका इंपैक्ट सबसे कम हो, लीस्ट हो, और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डेटा वगैरह मतलब हो मिल जाए हमें। सेकंड चीज, जैसा मैंने आपको बताया, अंडर वाटर लोकेटर बीकन होता है, जो कि अगर कहीं पर भी पानी के नीचे अगर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश करेगा तो अगले 30 दिनों तक ये अल्ट्रासाउंड के सिग्नल्स वगैरह देता रहेगा। और मतलब जब भी आपको पास ये जो FDR और CDR है आ जाते हैं, तब से अराउंड 10 से 15 दिन लगते हैं उसके डेटा वगैरह को एनालाइज करने में। उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट वगैरह दे सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एंड ये सब, ठीक है। अब जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं एक एयरक्राफ्ट के क्रैश को निकालने के लिए। तो एक चीज तो हमने देख लिया कि CVR को चेक करेंगे, दूसरा हमने देख लिया FDR को चेक करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC का आपने नाम सुना होगा, ATC जो होता है उसके साथ बातचीत करते हैं, बिकॉज एक एयरक्राफ्ट जो होता है वो लगातार अपने जो भी उनका ATC होता है, जो भी मतलब होगा, उनके साथ हमेशा वो कांटेक्ट में रहते हैं। तो एक्जैक्टली इनसे बातचीत हो जाती है कि लास्ट टाइम में एक्जैक्टली पायलट क्या बोल रहा था, क्या हो रहा था, कॉन्वर्सेशन क्या क्या थे, क्या पायलट को मालूम था कि वो एक ऐसे सिचुएशन के अंदर है जो कि आगे जाकर क्रैश होने वाला है, या फिर
क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी। बस इसका एम, मेन एम ये है कि प्रॉब्लम निकालनी है ताकि उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब इसका जो भी रिपोर्ट होता है वो अराउंड 1 महीने के बाद उसको निकालते हैं, बट ये रिपोर्ट पूरी तरीके से मतलब 100% वो नहीं होता है, मतलब 100% क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करता है इसका। अगर आपको एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के क्रैश का फाइनल रिपोर्ट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा लगता है, एंड ओनली आफ्टर दैट आपको एक बेटर रीजन मिल पाएगा कि एग्जैक्टली क्यों एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। अगर आपको रिसेंट इंसिडेंट याद होगा, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, एंड उनका जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था, दोनों मिल गए थे। उनका एक इंटरिम रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका था, मतलब जब 1 महीने हुए थे उस टाइम उनका रिपोर्ट आया था, और ये मालूम चला था कि फॉगी कंडीशन और जो बैड वेदर था और जो अचानक से जो एक टाइप का ट्री सामने आ गया था, उसके कारण वो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। बट अभी भी इसका जो फाइनल जजमेंट है वो अभी तक आया नहीं है, मतलब एक फाइनल टाइम जो भी डेटा वगैरह है उसके बारे में बात अभी भी चल रही है। ये हमने समझा फर्स्ट चीज के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं रशिया और जापान के बारे में, क्यों रशिया और जापान का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक बढ़ रहा है। नाउ स्पेसिफिकली हम किसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अगर आपको मालूम होगा तो वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, बट उसके बाद आज तक दोनों ने अभी तक पीस डिक्लेयर नहीं किया, ना ही जापान ने रशिया से, ना ही रशिया ने जापान से। अभी तक प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, दोनों कंट्री अभी तक लॉगर हेड्स के ऊपर है। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दिस थिंग। ऑलराइट, 1945 सितंबर 2 वाज द डेट जिस दिन फाइनली जो अलाइड फोर्सेस थे उन्होंने मतलब एक्सेस फोर्सेस को हरा दिया था। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अलाइड फोर्सेस और एक्सेस फोर्सेस में डिफरेंस देख लेते हैं। अलाइड का बेसिकली देखिए, अलाइड को आप सिंपल समझ सकते हैं, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इनको गुड गाइज बोला जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। और एक्सेस पावर्स को आप सिंपल समझ सकते हैं बैड गाइज, मतलब ऑब्वियसली इसके उल्टा पलटा है तो। बट बैड गाइज इज नॉट ए टर्म, आपको इसको ऑफिशियली यूज नहीं करना है। ठीक है, गुड गाइज भी सिर्फ कुछ ऑथर्स यूज करते हैं, सो यू डोंट नीड टू यूज इट इन आंसर्स एंड आउट। आप उसके बदले में सिर्फ अलाइड पावर्स और एक्सेस पावर्स को ही यूज कीजिएगा। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अलाइड पावर्स में कौन कौन से थे? वी हैव यूएसए। अब यूएसए के बाद आता है यूके, फ्रांस और रशिया, यानी कि सोवियत यूनियन उस टाइम में जो यूएसएसआर हुआ करता था, ये चारों ही अलाइड पावर्स के पार्ट थे। सिमिलरली एक्सेस पावर्स को अगर आप बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? जर्मनी। इसके अलावा वी हैड इटली एंड जापान। तो देखिए, अगर आप एक चीज समझ गए तो आप ये चीज समझ गए, रशिया और जापान यहां पर एक दूसरे के ऑपोजिट में थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम समझ गए कि यहां पर क्या हुआ, एक्सेस पावर्स यहां पर और जो अलाइड पावर्स था वो जीत गया। सितंबर 2 को फाइनली एक्सेस पावर्स ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 टेक्निकली खत्म हो गया। बट जापान और रशिया, जो कि टेक्निकली दोनों एक दूसरे के वॉर पे थे, उन लोगों ने अभी तक अपना कोई भी पीस प्रोसेस साइन नहीं किया। दोनों अभी तक टेक्निकली वॉर पे हैं। अब देखिए समझिए, दोनों ने जो पीस ट्रीटी साइन करना था, जो कि 1945 में सितंबर 2 को ही हो जाना चाहिए था, वो पीस ट्रीटी कभी साइन ही नहीं हो पाई। नाउ क्वेश्चन कम्स की साइन क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज जापान और रशिया दोनों के बीच में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ होकाइडो आइलैंड्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे होकाइडो। देखिए होकाइडो आइलैंड जो है वो जापानीज का जो मतलब नॉर्थ वाला पार्ट है, उस पर्टिकुलर आइलैंड को मतलब होकाइडो आइलैंड कहते हैं। और वो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज रशिया भी उसके ऊपर क्लेम करता है, बिकॉज रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में उसके ऊपर पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। सिमिलरली जापान उसको छोड़ने को रेडी नहीं है। तो जस्ट सी दिस, ये आप देखें, दिस इज रशिया। रशिया के पास में देखेंगे दिस इज जापान। जापान यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउथ। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे, ये सारा का सारा जो आइलैंड है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज होकाइडो आइलैंड। ठीक है, इसी होकाइडो आइलैंड जो है, इसी के ऊपर सारा का सारा डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पे रशिया ये क्लेम करता है कि होकाइडो आइलैंड हमारा है, बट ऑब्वियसली जापान अपना जो भी क्लेम है उसके ऊपर छोड़ना नहीं चाहता है। ऑलराइट, सो एक चीज तो हम समझ गए, होकाइडो आइलैंड के कारण प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही थी। और सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो जापान ने यूएसए और बाकी कंट्री का साथ दिया और मॉस्को यानी कि रशिया के ऊपर बहुत सारे हैवी सैंक्शंस वगैरह लगा दिए। नाउ जैसे ही जापान ने सैंक्शन लगाए, रशिया ने बोला कि देखिए, रशिया और जापान आपस में बातचीत कर रहे थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट जापान ने जैसे ही सैंक्शन लगाए रशिया के ऊपर, रशिया ने ये बोला कि हम सारे के सारे जो ट्रीटी के डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं उससे हम विड्रॉ कर लेंगे। मतलब रशिया ने खुद को विड्रॉ कर लिया है, यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया। और सेकंड चीज ये बोला है कि जापान कहने के एक टाइप का हॉस्टाइल कंट्री है जो कि रशिया के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज वाई वो रशिया के अगेंस्ट जा रहा है। और जितने भी ऐसे स्टेप वगैरह हुआ करते थे वो सब स्टेप्स ने वापस छीन लिए। इसके अलावा जितने भी ज्वाइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम्स अभी तक रशिया और जापान के बीच में चल रहे थे, उन सब से भी रशिया ने यूनिलेटरली यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब है जापान को जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सब कुछ यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ऑलराइट, क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली ये पीस टॉक्स बंद क्यों हो गया, समझते हैं। देखिए, ये बात स्टार्ट तब होती है जब रशिया इन्वेजन करता है यूक्रेन के ऊपर, और बदले में जापान क्या करता है, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस होता है ना, उस चीज को रशिया से छीन लिया उसने। मतलब जापान ने रशिया को एक टाइप का एमएफएन का स्टेटस दिया हुआ था, उस चीज को छीन लिया। इसके कारण क्या हुआ, देखिए बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट आप जानते हैं कि जो एमएफएन स्टेटस है वो टाइप का डब्ल्यूटीओ का स्टेटस है, जहां पर डब्ल्यूटीओ ये बोलता है कि आपको हर एक पार्टनर कंट्री के साथ में एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पैक्ट रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी दूसरी कंट्री के साथ आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, एंड यू विल हैव टू साइन एक टाइप का नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक टाइप का क्लोज आपको साइन करना होगा, क्लॉज साइन करना होगा, जिसके तहत आप हर एक कंट्री को इक्वल रिस्पेक्ट दो। अब इससे पहले यूएसए, यूरोपियन यूनियन और यूके, इन तीनों ने ऑलरेडी अपना एमएफएन स्टेटस जो है वो रशिया से छीन चुका था। सिमिलरली जापान ने भी इसी चीज को फॉलो किया और उन्होंने भी जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था उसको छीन लिया। एक चीज समझिए,
जो जापान है और रशिया है कोई बहुत बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स नहीं है। उसके कारण ऐसा नहीं है कि रशिया के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा जापान का इस बंद करने से, कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहां पर जापान ने क्या किया, इस चीज को और ज्यादा कंटिन्यू कर दिया। जापान ने ये किया कि रशिया के अगेंस्ट जितने भी एसेट्स वगैरह जापान के अंदर प्रेजेंट थे ना, उन सबको फ्रीज कर दिया। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में रशिया का जितना पैसा जापान के अंदर प्रेजेंट था ना, वो सारे के सारे एसेट्स, वो सारे के सारे पैसे फ्रीज कर दिए। उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि रशिया को जापान एक्सपोर्ट करता था, मतलब जो जापान से निकलती थी रशिया की तरफ जाती थी ना, उन सबको यहां पर उसने बैन कर दिया। मतलब सारे के सारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट सब कुछ पूरी तरीके से बंद कर दिया। नाउ क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली जापान क्या ऐसा एक्सपोर्ट करता था जिसके कारण रशिया को यहां पे गुस्सा आ गया। फर्स्ट चीज, जापान रशिया को बहुत सारा लग्जरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता था। चलो ये तो चलो ठीक है, तब भी जाता है। सेकंड चीज, जापान रशिया को मोर देन 300 सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन के डिवाइसेस वगैरह देता था, रशिया को और बेलारूस दोनों को। अब ये चीज जो बंद हो गया ना, उसके कारण रशिया को एक बहुत बड़ा धक्का लग गया, बिकॉज उनका जो सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जापान के ऊपर थोड़ा सा ही सही बट डिपेंडेंट तो है। दैट इज वाई प्रॉब्लम यहां पर बढ़ जाती है। इसलिए रशिया ने ये बोला कि वो आगे जाकर इस स्टॉक, मतलब जो भी पीस टॉक्स वगैरह चल रहे हैं जापान के साथ, उसको कंटिन्यू नहीं करेगा और इस प्रॉब्लम को यहां पर मतलब और ज्यादा इंक्रीज होने देगा, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। अब इसके कारण क्या हुआ, रशिया ने यहां पर अपने आप को पीस ट्रीटी से यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया और अपने आप को बाहर निकाल लिया। उसके कारण क्या हो रहा है, रशिया और जो जापान के बीच का जो प्रॉब्लम था फिर से यहां पर कहीं ना कहीं इमर्ज हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। एक चीज फिर एक बार दोबारा समझिए, यहाँ पे रशिया यहाँ पर ये बोल रहा है जापान यहाँ पर एक टाइप का हॉस्टाइल कंट्री बन गया। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन देश, जो कि सामने वाले आपके ऊपर अग्रेसिव कर रहा है। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में कोई थर्ड कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट इसके बावजूद अगर रशिया किसी दूसरी कंट्री को हॉस्टाइल नेशन का अगर वो बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हो सकता है, मतलब देयर इज अ मिनिस्क्यूल प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है कि रशिया आगे जाकर जापान के ऊपर भी चाहे तो अटैक कर सकता है। यहां पर कोई भी जो वर्ल्ड का दूसरा पावर है, मतलब ऑब्वियसली ये सब चीजें प्रॉब्लम यहां पर फिर से इंक्रीज कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे जो कि रशिया और जापान साथ में मिलकर करते थे, इन सबको पूरी तरीके से बंद कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कुरिल आइलैंड। आपने कुरिल आइलैंड के बारे में सुना है? देखिए मैं आपको अभी 2 मिनट बताता हूं, बट कुरिल आइलैंड में क्या होता था, अभी रशिया जो है इस चीज के ऊपर क्लेम करता है, कुरिल आइलैंड के ऊपर, ठीक है। अब जापान को यह अलाउ किया गया था कि आप कुरिल आइलैंड जा सकते हो वीजा फ्री, रशिया ने अलाउ किया था। इस वीजा फ्री कैंपेन को भी यहां पर छीन लिया गया है, यानी कि अब जापानी जो है कुरिल आइलैंड नहीं जा सकते। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम जानते हैं कि रशिया ये पूरा का पूरा रशिया है, यहां तक कि जो ये सारे के सारे आइलैंड्स है सबके सब रशिया के अंदर आते हैं। सिमिलरली ये सारा का सारा जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं सबका सब कहीं ना कहीं रशिया के अंदर आता है। दिस इज द आइलैंड ऑफ होकाइडो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। होकाइडो आइलैंड यही है और ये जापान का बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर जापान यहां पर नॉर्दर्न पॉइंट में प्रेजेंट है, जापान के जस्ट पास में कुछ और यहां पर मल्टीपल आइलैंड्स हैं, तो क्या जापान यहां पर जाना चाहेगा? ऑफ कोर्स यहां पर जापान जाना चाहेगा। दैट इज व्हाई जापान यहां पर जाता था, बट ये पार्ट सारे के रशिया के अंदर है। इसी पार्ट को कुरिल आइलैंड बोलते हैं और रशिया ने अभी तक ये अलाउ किया हुआ था कि जापान जो है विदाउट वीजा, यानी कि विदाउट वीजा सिंपली यहां पर कुरिल आइलैंड जा सकते हैं, अपना जो भी आपको ट्रेड वगैरह करना है आप कर सकते हैं और आप वापस आ सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में। बट इस चीज को यहां पर रशिया ने फिलहाल मना कर दिया है, बोला है कि अब कुरिल आइलैंड की तरफ जापान नहीं जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुरिल आइलैंड जो है जापान के वो रशिया के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी तक जापान और रशिया ने कोई भी पीस प्रोसेस डिक्लेयर क्यों नहीं किया है? देखिए एक चीज समझिए, पीछे तो आप ये चीज तो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि रशिया और जो जापान है दोनों का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तब आ गई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था सितंबर के आसपास में। देखिए हुआ क्या था, जब जापान का जो एम्परर यानी कि हिरोहितो के बारे में आपने नाम सुना, ये जापान के उस टाइम में एम्परर हुआ करते थे जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हुआ था ना। उस टाइम उन्होंने कंट्री का सरेंडर अपना मान लिया था। लेट मी ट्राई टू शो यू दिस पिक। देखिए इस फोटो को देखिए, ये चारों फोटो देख रहे हैं, दीज आर वेरी हिस्टोरिक फोटोज। आप देख सकते हैं ये जितने भी फोटोज हैं ना, इसमें जापान एक्चुअली सरेंडर साइन कर रहा है रशिया के सामने और जो भी एक्सेस पावर्स है वो, ठीक है। ऑलराइट, अब उन्होंने ऑल दो मतलब साइन तो कर दिया, जापान ने यहां पर अपना सरेंडर साइन कर दिया था, बट सरेंडर साइन करने के बावजूद यहां पर रशिया ने क्या किया था, जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था और होकाइडो आइलैंड को अपने अंदर ले लिया था। उस टाइम जापान पूरी तरीके से अनअलर्टेड था, मतलब जापान को ऐसा लगा नहीं था कि अब शायद हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, बट उसके बाद भी रशिया ने यहाँ पर अटैक किया और उसके बाद जो होकाइडो आइलैंड यानी कि नॉर्दर्न जापान है उसको छीन लिया। उस टाइम जापान के ऑलमोस्ट 17,000 लोग उस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर रहते थे, होकाइडो आइलैंड के ऊपर रहते थे। उन सबको वहां से एक्सपेल कर दिया गया, उन सबको वहां से भगा दिया गया, ठीक है। और इसी आइलैंड को अब रशिया जो है साउथ कुरिल्स बोलता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए अगर आप इस फोटो को फिर से देखेंगे एक बार, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज जापान, दिस इज यहाँ पे कुरिल आइलैंड। सोचिए टेक्निकली तो कुरिल के साउथ में जापान प्रेजेंट है, होकाइडो के ऊपर रशिया यहाँ पर डायरेक्टली क्लेम करता है। तो रशिया का बोलना यह है कि जो होकाइडो वाला पार्ट है ये एक्चुअली कुरिल आइलैंड का ही एक्सटेंशन है और कुरिल का साउथ वाला पार्ट है। दैट इज वाई रशिया यहाँ पर फिर से क्लेम कर रहा है और बोल रहा है कि होकाइडो आइलैंड जो है हमारा है और हमारे कुरिल का साउथ वाला पार्ट है। दैट इज वाई रशिया के अंदर इस होकाइडो आइलैंड को टेक्निकली साउदर्न कुरिल्स बोलते हैं और इसीलिए उस चीज के ऊपर जो क्लेम्स वगैरह है रशिया उस चीज को पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहा है, उस चीज को अभी भी उसने इंक्रीज करके रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ।
नाउ यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि रशिया यहाँ पे लगातार क्लेम करता है कि जो होकाइडो आइलैंड है वो उनका है, बट जापान बोलता है कि हमारा है, और जापान इसको छोड़ने को रेडी नहीं है। दैट इज वाई दोनों कंट्री के बीच में जो रिफ्ट्स वगैरह है वो काफी ज्यादा डीपन हो रहे हैं और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। दैट इज वाई 2 सितंबर को 1945 को जब फाइनली वर्ल्ड वॉर फिनिश हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हो रहा था, उस टाइम सोवियत यूनियन, उस टाइम जो रशिया था, उस टाइम उसने इस पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ पीस पे साइन करने से मना कर दिया, बिकॉज जापान यहाँ पे होकाइडो आइलैंड का जो इंडिपेंडेंस था उसको मान नहीं रहा था। ठीक है, दैट इज वाई। और फाइनली 1956 में अराउंड 10 साल के बाद उस टाइम में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है, जहां पर उन लोगों ने टू एंड द स्टेट ऑफ द वॉर तो डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि वॉर को तो हम लास्ट में डिक्लेयर करते हैं, बट अभी तक पीस साइन नहीं हुआ है, और साथ में जो पीस ट्रीटी होना था ये अभी तक साइन नहीं हो पाया। इट इज येट टू बी अचीव्ड। ये प्रॉब्लम अभी भी यहां पर पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुई है। क्वेश्चन कम्स की आइलैंड इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि जापान इसको छोड़ना नहीं चाहता है, रशिया इसको छोड़ना नहीं चाहता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, दैट इज वाई छोड़ना नहीं चाहता है, जहां पर कोल्ड वाटर, जो कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स दोनों आपस में मिलते हैं। दैट इज वाई यहां पर दोनों ही कंट्रीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सेकंड चीज, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रशिया का जो पूरा पैसिफिक फ्लीट है, यानी कि जो रशिया की मिलिट्री है, उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह जो है कुरिल आइलैंड और उसके आसपास के एरिया के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज, रशिया अपने मिलिट्री का प्रेजेंस जो है लगातार इन आइलैंड्स के ऊपर बढ़ा रहा है, स्पेशली कुछ पार्ट्स तो इसके जो होकाइडो आइलैंड है वहां तक पहुंच चुके हैं। 2016 में रशिया ने अपना एंटीशिप मिसाइल और बहुत सारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उन सबको भी कुरिल आइलैंड के ऊपर लगा दिया था, होकाइडो आइलैंड के ऊपर लगा दिया था। सिमिलरली रशिया ने यहाँ पर अपने बहुत सारे फाइटर जेट्स वगैरह इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर भेज रखे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रशिया ने टेक्निकली इसको अपना एक टाइप का परमानेंट मिलिट्री बेस बना लिया है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी अपनी कंट्री मिलिट्री बेस को अपनी छोड़ देगी? नो, राइट। इसी कारण यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, दोनों ही कंट्री इसको छोड़ने को रेडी नहीं है। क्वेश्चन कम्स कि क्या दोनों कंट्री ने यहाँ पर नेगोशिएट करने की कोशिश की है? यस, दोनों कंट्री ने कोशिश की है, और बहुत बार कोशिश की है बिटवीन 2012 एंड 2020। बहुत सारी, देखिए इस 8 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा मीटिंग हुई है, जहां पर दोनों कंट्री ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, बट द पॉइंट इज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। 2018 के अंदर एक होप आया था, जहां पर देखा जा रहा था कि रशिया ने पहली बार मान लिया था। देखिए टोटल जो यहाँ पर होकाइडो आइलैंड है ना, वो टोटल 4 डिफरेंट आइलैंड्स का ग्रुप है। तो अगर 4 डिफरेंट आइलैंड्स है ना, उसमें से 2 आइलैंड रशिया ने ये बोला था कि हम जापान को दे देंगे, मतलब कि 4 आइलैंड में से 2 आइलैंड हम दे देंगे। बट उसके लिए रशिया ने एक प्री कंडीशन रखी थी। रशिया ने ये बोला था कि पहले जापान को ये मानना होगा कि ये चारों आइलैंड्स रशिया के हैं, ठीक है। उसके बाद रशिया क्या करेगा, इनमें से 2 आइलैंड जापान के नाम पे कर देगा, ठीक है, ये बोला था। बट पॉइंट क्या हुआ, 2018 के अंदर ये हो पाया था, हो सकता है कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बट 2020 के अंदर रशिया ने, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। उन्होंने बोला कि दिस विल बी इंटायरली इलीगल टू हैंड ओवर एनी ऑफ द टेरिटरीज टू एनी फॉरेन नेशंस। मतलब कि कोई भी ऐसा पार्ट जो कि रशिया का पार्ट है, रशिया उसको किसी दूसरी कंट्री को प्रोवाइड नहीं करेगा, नहीं देगा। इस चीज को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दिया और उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब क्या है, रशिया और जापान का जो प्रॉब्लम है वो फिनिश होने का बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब नहीं है, चांसेस नहीं है उसके, प्रॉब्लम वहां पर और ज्यादा इंक्रीज हो गई। ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको चीज रशिया और जापान का जो वॉर था वो प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं मारियोपोल के बारे में। मारियोपोल यूक्रेन का एक सिटी है, और क्यों रशिया के लिए उतना मैटर करता है, क्यों रशिया इसके पीछे पड़ा हुआ है और रशिया लगातार इसके ऊपर अटैक क्यों करवा रहा है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं, दिस इज द फोटो ऑफ मारियोपोल, ठीक है। मारियोपोल आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक टाइप का बंजर जमीन बन चुका है, इतना ज्यादा वॉर की सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मारियोपोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक चीज हम समझ गए कि मारियोपोल राइट नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटिंग ग्राउंड बन चुका है। देखिए एक चीज समझिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जिस टाइम रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया है। 2014 के अंदर, इससे पहले भी रशिया ने यूक्रेन का जो नीचे वाला पार्ट है, क्रीमिया वाला पार्ट था, उसके ऊपर अटैक कर दिया था। नाउ क्रीमिया के पास में देयर इज अ रीजन कॉल्ड एज डोनेस्क और लुहांस्क। आपको याद होगा डोनेस्क और लुहांस्क, लुहांस्क ऊपर है और डोनेस्क नीचे है। अब अगर डोनेस्क नीचे है ना, तो देखिए क्रीमिया यहाँ पर प्रेजेंट है और क्रीमिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे डोनेस्क प्रेजेंट है। तो क्रीमिया के साथ साथ में रशिया ने उस टाइम ये भी कोशिश की थी कि डोनेस्क को भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया जाए। बट उस टाइम जो यूक्रेन की जो मिलिट्री थी ना, उन्होंने इस चीज को अलाउ नहीं किया था और रशिया को अपने अंदर घुसने नहीं दिया था। मतलब रशिया सिर्फ यूक्रेन, मतलब जो क्रीमिया वाला पार्ट था वहीं पर जाके रह गई थी, उसके आगे यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो पाई। तो जस्ट सी दीज इमेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये आप जानते हैं क्रीमिया है। क्रीमिया की अगर आप ऊपर जाकर राइट साइड में जाएंगे, यानी कि ईस्टर्न साइड में जाएंगे, तो देयर इज अ सिटी कॉल्ड मारियोपोल, और यही मारियोपोल जो है अभी राइट नाउ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां पर ये वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब अगर आप इस वाली फोटो को देखेंगे तो देखिए मारियोपोल के ऊपर लगातार एडवांसेस हो रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम रशिया, ठीक है। सेकंड चीज, मारियोपोल के ऊपर एडवांसेस हो रहे हैं राइट फ्रॉम ऊपर, यानी कि जो डोनेस्क रीजन है वहां से भी हो रहा है। तो उस टाइम 2014 के अंदर जब क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ था, तो रशिया ने यह भी कोशिश की थी कि इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू डोनेस्क वाला पार्ट को अपने कंट्रोल के अंदर लिया जाए, यानी कि मारियोपोल को अपने कंट्रोल के अंदर वो उस टाइम से ही लेना चाहते थे। बट एक्चुअली यूक्रेन की फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम में कि उन्होंने इस चीज को अलाउ नहीं किया, उस चीज को अंदर नहीं घुसने दिया। क्वेश्चन कम्स कि मारियोपोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ज्योग्राफिकली देखते हैं। ज्योग्राफिकली मारियोपोल जो टाइप का लैंड ब्रिज बनाता है बिटवीन एक तरफ का क्रीमिया, सेकंड तरफ का डॉनबास रीजन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक तरफ देखिए, दिस इज क्रीमिया,
और दिस इज यहां पर हमारा डॉनबास रीजन। हम जानते हैं कि क्रीमिया के अंदर पूरी तरीके से रशियन प्रेजेंस है, और आप डॉनबास रीजन को आप जानते हैं डॉनबास रीजन के क्या है, जहां पे रशियन बैक्ड फोर्सेस रहते हैं, राइट, मतलब कुछ दिनों पहले तक रहते थे। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो प्लेस है ना, दिस प्लेस दैट इज कॉल्ड एज मारियोपोल, मतलब एक टाइप का ब्रिज है जो कि क्रीमिया को और इसको जोड़ सकता है। मतलब किसी तरीके से अगर रशिया के कंट्रोल में मारियोपोल आ जाए तो उससे क्रीमिया और ये वाला पार्ट जो है डायरेक्टली जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग्स, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, अगर आप सी ऑफ अजोव को देखेंगे तो वो डोनेस्क लुहांस्क और क्रीमिया वाले पार्ट दोनों के बीच के अंदर प्रेजेंट है। अगेन वंस अगेन ट्राई टू सी द मैप। यहां पर देखिए दिस इज क्रीमिया, दिस इज यहां पर ये वाला जो डोनेस्क वाला पार्ट है, और बीच में अगर आप ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे दिस इज सी ऑफ अजोव। अगेन सी ऑफ अजोव वो वाला पार्ट है जहां पर रशिया अपने कंट्रोल को इंक्रीज करना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है। दैट इज वाई अगेन अगर क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल के अंदर है, किसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट इसके अंदर कंट्रोल के अंदर आ जाए तो ऑटोमेटिकली इन सारे रीजन के अंदर जो हेजेमनी है वो रशिया के यहां पर बन जाएगी, और रशिया का यहां पर पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड चीज आप ये समझ गया। थर्ड चीज देखिए 2014 के अंदर जब रशिया ने अटैक किया था क्रीमिया के ऊपर, उस टाइम भी उन्होंने कोशिश की थी, अराउंड 100 किलोमीटर पास पहुंच भी गए थे इसके मारियोपोल के, बट ऑब्वियसली इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए थे बिकॉज उस टाइम जो यूक्रेन की फोर्सेस थे उन्होंने इस चीज को एंटर करने नहीं दिया था। उन्होंने एक टाइप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, एंड दैट इज वाई वो अंदर नहीं घुस पाए थे। 2014 में जस्ट उसके बाद क्या हुआ था, जो उस टाइम के यूक्रेन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे पेट्रो पोरोशेंको, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मारियोपोल उस रीजन का रीजनल कैपिटल है, बिकॉज मारियोपोल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था उस टाइम में कि उसने रशियन फोर्सेस को अंदर नहीं घुसने दिया था। दैट इज वाई मारियोपोल को यहां पर एक टाइप का कमेमोरेशन देने के लिए उन्होंने इस चीज को रीजनल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। सेकंड चीज 2016 के अंदर मारियोपोल को सिटी ऑफ सॉलिडारिटी डिक्लेयर कर दिया गया बाय यूनाइटेड नेशन का हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए मारियोपोल को क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बना दिया कि आसपास के जितने भी लोग जो कि रेफ्यूजी लोग हैं वो लोग सिंपली आके इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह सकते हैं, और यहां पर आके वो सिंपली मतलब उनका बेसिकली वेलकम करना स्टार्ट कर दिया। सो रशिया के अगेंस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस की तरह यहां पर इमर्ज कर दिया इस पर्टिकुलर प्लेस को, यानी कि मारियोपोल को। नेक्स्ट चीज, अब अगर आप मारियोपोल को कोई भी कंट्री अगर कैप्चर कर लेती है तो उसको सिर्फ लैंड नहीं बट मैरीटाइम का एडवांटेज मिल जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि खैरसन नाम के जो शहर है वो ऑलरेडी फॉल हो चुका है, खैरसन जा चुका है। रशिया ने ऑलरेडी ब्लैक सी के आसपास में अपना कंट्रोल और ज्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर मारियोपोल भी इसके अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका पावर इंक्रीज, देखिए दिस इज क्रीमिया, क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के अंदर है, दिस इज खैरसन, खैरसन इसके अंदर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मारियोपोल। अगर मारियोपोल इसके अंदर आ गया तो सोचिए, पहली बात तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो ये पूरे का पूरा कोस्टल रीजन है, इस कोस्टल रीजन के ऊपर रशिया कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, मतलब मारियोपोल को उन्होंने अपने अंदर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली इस चीज के ऊपर कंट्रोल उनका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई मारियोपोल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, और स्पेशली उन्होंने जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया है उसके बाद वाला पार्ट जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज रशिया। रशिया चाहता है यहां पर कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी दोनों के अंदर अपने कंट्रोल को इंक्रीज करें। तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए हम जानते हैं कि रशिया ने इस पार्ट के ऊपर यहां पे कंट्रोल किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जितना भी कोस्टलाइन आप देख रहे हैं ये सारा का सारा कोस्टलाइन इसके अंदर आता है। नेक्स्ट चीज, ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक ये ऑटोमेटिकली रशिया के अंदर आता है, राइट, यानी कि ब्लैक सी का जो मेजॉरिटी वाला पार्ट है वो ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल के अंदर है। नेक्स्ट हम जानते हैं खारसन यहां पर है, तो खारसन यहां पर यानी कि ये वाला पार्ट भी रशिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ व्हाट रशिया नाउ वांट्स इट, रशिया चाहता है कि इस पार्ट को यानी कि मारियोपोल वाला जो पार्ट है इस चीज को अपने कंट्रोल के अंदर लिया जाए, ताकि टेक्निकली पूरा का पूरा सी ऑफ अजोव जो है वो रशिया के पास चला जाए, और जो ब्लैक सी है उसके अंदर डायरेक्टली रास्ता खुल जाए, फर्स्ट चीज। और देखिए अगर आप ब्लैक सी को भी देखेंगे तो आप जानते हैं कि इन सारे के सारे रीजन के अंदर कहीं ना कहीं रशिया कंट्रोल करना चाहता है बट अभी तक कर नहीं पाया। सो टेक्निकली रशिया जो है पूरे के पूरे ब्लैक सी और पूरे के पूरे सी ऑफ अजोव दोनों को कंट्रोल करना चाहता है। दैट इज वाई उन्होंने आसपास की बहुत सारी डिफरेंट सिटी जो है माइकोलाइव, ओडिशा, इन सब के ऊपर भी यहां पर कहीं ना कहीं एक टाइप का वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप इस मैप को फिर से देखेंगे, एक मिनट, लेट मी ट्राई टू शो यू दिस थिंग। देखिए दिस इज ओडिशा और यहीं पर यहाँ पर मारियोपोल है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मारियोपोल है, यहाँ पर ये वाला प्लेस प्रेजेंट है जो नेक्स्ट वाला माइकोलाइव यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, माइकोलाइव। सो ओडिशा यहाँ पे प्रेजेंट है, माइकोलाइव यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे जो मारियोपोल यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, रशिया बेसिकली इस पार्ट के अंदर अपने कंट्रोल को इंक्रीज करना चाहता है ताकि ब्लैक सी और जो सी ऑफ अजोव है दोनों के ही कंट्रोल के अंदर अपने आप को इंक्रीज किया जाए। लेकिन 2014 के अंदर जब अटैक हुआ था उस टाइम यूक्रेन ट्रूप्स ने पूरी तरीके से रेजिस्ट कर दिया था, और अच्छी चीज ये है कि अभी भी यूक्रेन के ट्रूप्स ने इसको रेजिस्ट किया हुआ है, उसको अपने अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने जैसा पीछे देखा कि सी ऑफ अजोव का जो मैक्सिमम कोस्ट लाइन है वो ऑलरेडी इसके अंदर जा चुका है, सिर्फ एक प्लेस बचा हुआ है, दैट इज मारियोपोल। इसीलिए रशिया यहाँ पर मारियोपोल के लगातार पीछे पड़ा हुआ है, और मारियोपोल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज यूक्रेन का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स जो है वो मारियोपोल के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे डिफरेंट सिटीज हैं, आपको हर एक सिटी का नाम याद नहीं करना है, जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी का नाम याद रखना है। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो मारियोपोल है, अगर मारियोपोल फॉल हो जाता है ना तो रशिया के पास सारा का सारा कोस्टलाइन आ जाएगा, और कोस्टलाइन जैसे आएगा वैसे यूक्रेन का सारा मैरीटाइम ट्रेड जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नाउ 2014 में, 20 से पहले जब क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ था उस टाइम ऑलरेडी जो यूक्रेन है जब उसने क्रीमिया को खो दिया था उस टाइम ऑटोमेटिकली इसके ब्लैक सी का 1/3 जो लाइन है मतलब वो ऑलरेडी जा चुकी है। नाउ उसके पास कर्ज स्ट्रेट का जो लाइन है वो ऑलरेडी जा चुका है, इसके पास सी पोर्ट्स थे वो ऑलरेडी जा चुका है। द पॉइंट इज यूक्रेन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे घाटे में चल रही है। देखिए
अब जब यहाँ पर मारियोपोल जा चुका है, बाकी शहर जा चुके हैं, तो मारियोपोल मतलब देखिए मारियोपोल एकमात्र ऐसा ट्रेडिंग पॉइंट रह गया जहां से ट्रेड कर रहे हैं। बेडनास्क नाम का एक ऐसा ट्रेडिंग पोर्ट है जो कि यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ये भी कुछ ऐसे ट्रेडिंग पॉइंट्स में रह गया जो कि अब ट्रेड जहां पे कर रहे हैं। बट ये बाकी जितने भी ट्रेड थे वो सब जाने के कारण क्या हुआ, इन मारियोपोल और जो बेडनास्क था यहाँ पर भी जो टोटल मिला के कार्गो वगैरह था वो सब रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। बिकॉज ऑब्वियसली देखिए एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर कार्गो आता है तभी तो दूसरे के ऊपर जाएगा ना। अगर एक के ऊपर ये सब चीजें जा चुकी हैं तो ऑब्वियसली सेकंड के पास कैसे जाएगा। इसी कारण ऑलमोस्ट $400 मिलियन का यहाँ पर जो मतलब नुकसान था इन पोर्ट्स के ऊपर होना स्टार्ट हो गया था। एंड दैट इज व्हाई प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई थी। ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज तब होती है जब 2018 के अंदर रशिया क्या करता है, रशिया एक टाइप का कर्ज स्ट्रेट बनाया जाता है बिटवीन रशिया और यूक्रेन के बीच में। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कर्ज स्ट्रेट कहां प्रेजेंट है। देखिए आप जानते हैं ये वाला पार्ट सी ऑफ अजोव है, राइट। यहां पर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कर्ज। उसी कारण जो रशिया और जो यूक्रेन के बीच का जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज कर्ज स्ट्रेट, जहां से कोई शिप वगैरह मतलब पार हो सकती है। तो इसी कर्ज स्ट्रेट को क्या किया गया है, यहां पर रशिया ने एक टाइप का पुल बना दिया है। हम जानते हैं दिस इज क्रीमिया, क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के अंदर है, ये भी रशिया के अंदर है, इसलिए रशिया टू रशिया उन्होंने क्या किया, एक टाइप का पुल बना दिया। अगर आप इस वाली फोटो को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए दिस इज द लास्ट लैंड रूट, ठीक है, दिस इज द ब्रिज, एक टाइप का सी ब्रिज है जो कि रशिया ने यहाँ पर रिसेंटली बनवाया है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए आप इस बोर्ड को अगर देखेंगे तो क्या आपको ये बहुत ही लार्ज बोर्ड दिख रही है? नो, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल बोर्ड। इसका मतलब समझिए, कोई भी बोर्ड देखिए सिर्फ इतना ही एरिया यहां पर दिया गया है इस बोर्ड से निकलने के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर साइज और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज वाला ही जो बोर्ड है वो यहां से निकल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ 30 मीटर्स, मतलब 35 मीटर्स। मतलब कोई भी बोट अब अगर कर्व स्ट्रेट से निकलना भी चाहे तो वही निकल सकती है जो कि मैक्सिमम 35 मीटर्स के आसपास में है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी शिप जो कि इससे बड़ी है और जो यूक्रेन की तरफ जाना भी चाहती है वो जा नहीं पाती है, बिकॉज यहां पर उसके लिए वहां प्लेसेस ही प्रेजेंट नहीं है। सेकंड चीज, वहां पर जो रशियन अथॉरिटीज है वो यूक्रेन के साथ इतना सारा मतलब वो प्रॉब्लम कॉज करती है कि अगर यूक्रेनियन शिप्स को आ जाए तो उसको निकलने के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ता है। उसके कारण बहुत सारा लॉस वगैरह होना स्टार्ट हो गया है। देखिए मारियोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस यूक्रेन के लिए इसलिए है बिकॉज यूक्रेन का ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ जो मेटल एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली आयरन वाला, वो सारा का सारा मारियोपोल के थ्रू होता है। तो अगर मारियोपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया ना तो उनका कहीं ना कहीं जो आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट चीज, जितना भी ग्रेन का एक्सपोर्ट है उसका 5% जो है ऑलमोस्ट मारियोपोल से होता है, ठीक है। उसके कारण भी यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी, यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा मारियोपोल के अंदर हमारे मतलब जो यूरोप है उसके 2 सबसे लार्जेस्ट आयरन और स्टील प्लांट्स हैं। बिकॉज देखिए इन दोनों को लिंक कीजिए, जो फेरस मेटल एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा आयरन और स्टील प्लांट्स यहीं पर प्रेजेंट है। फर्स्ट का नाम है अजोवस्टाल और सेकंड का नाम है इलाइक। देखिए अजोवस्टाल जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, सिर्फ एक ही यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री बची हुई है, इलाइक। और अगर ये भी यहाँ पर अगर मारियोपोल गया तो इलाइक इंडस्ट्री भी यहाँ पर चली जाएगी। अगर किसी तरीके से मारियोपोल के ऊपर रशिया का कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिकली रशिया का जो मतलब जो यूक्रेन का जो मेन यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री है वही खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई उस चीज को आगे परस्यू नहीं कर पाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म। एक टर्म है जिसका नाम है नोवोरोशिया। नोवोरोशिया को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इट ब्रेक्स टू न्यू रशिया। देखिए न्यू रशिया की तरफ ब्रेक होता है, टाइप का रशियन टर्म है। 2014 के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, क्रीमिया का जो एनेक्सेशन किया था, उस टाइम पुतिन ने पहली बार नोवोरोशिया नाम का वर्ड यूज किया था। नाउ नोवोरोशिया है क्या? नोवोरोशिया बेसिकली टाइप का न्यू रशिया है जहां पर बोला जाता है कि जो पहले इससे पहले देखिए रशिया के अंदर जो किंग्स हुआ करते थे उनको जार बोलते थे, जार, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, उनको जार बोला जाता था। तो जो जार्स होते थे ना उनके पास जो रशिया था दैट वाज मच लार्जर, जिसके अंदर अभी का राइट का जो ईस्टर्न और साउथ वाला यूक्रेन है, ओडेसा है, खार्किव है, खेरसन है, डोनेस्क, लुहांस्क, ये सारा का सारा पार्ट पहले रशिया के अंदर हुआ करता था एंड उसी को न्यू रशिया बोला था। देखिए एक तो यहाँ पर रशिया हो गया, रशिया के अलावा आप ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे सारे के सारे पार्ट को यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है नोवो रशिया बोल रहे हैं। मतलब जो पहले जो जार के टाइम में जो रशियन एम्पायर वो हुआ करता था उस टाइम रशिया जहां तक था वो सारे के सारे रीजन को वापस अपने अंदर लाना चाहते हैं नाउ। एंड दैट इज वाई अभी इसको पुतिन ने अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन के तहत लिया हुआ है कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं तब तक मैं किसी न किसी तरीके से इन सारे के सारे रीजन को अपने अंदर लाके रहूंगा। तो अगर मारियोपोल को इसको अपनी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है तो कहीं ना कहीं रशिया का जो वो वाला ड्रीम है फिर से जार वाला रशिया, मतलब जो रशिया उसको लेकर आने का, नोवो रशिया को लेकर आने का, वो यहाँ पर काफी ज्यादा फिर से क्लोज आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। देखिए यूक्रेन अगर आप ओवरऑल देखेंगे दिस इज काइंड ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बैटलफील्ड्स नहीं हो रहे। हम जानते हैं कि ऊपर वाले पार्ट में हो रहा है, इधर वाले पार्ट में हो रहा है, इधर वाले पार्ट में हो रहा है, इधर पार्ट में भी बैटलफील्ड नहीं हो रहा है। मतलब ये बहुत ज्यादा स्टैटिक है। तो मारियोपोल एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है कि अगर रशियन फोर्सेस को जीत जाती हैं तो उनके लिए एक मोरल बूस्टर की तरह काम करेगा। एंड दैट इज वाई रशियन फोर्सेस मारियोपोल के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन जो पुतिन है उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेसिकली रशियन फोर्सेस को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस साइड में रशिया ऑलरेडी आ चुकी है। अगर और नीचे वाले पार्ट मारियोपोल में अगर रशिया पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ से कीव को घेरा जा सकता है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो रशिया है वो इस पर्टिकुलर चीज को परस्यू कर रहा है। तो रशिया ने यहाँ पर अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर बोला था स्टार्टिंग में ही। फर्स्ट था कि यूक्रेन को सब्जुगेट करना है, उसको मतलब लोअर फील कराना है। सेकंड चीज रशियन पावर को इंक्रीज करना है, जैसे हमने पीछे देखा जो नोवो रशिया वाला कंसेप्ट है। और थर्ड चीज जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको डिवाइड और वीक करना है। बट अगर आप ध्यान से सोचिए कि रशिया यहाँ पर वीक हुआ है, नो,
यहाँ पर रशिया उल्टा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया बिकॉज यूक्रेन के जितने भी लोग थे, सिटीजन थे, प्लस यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो लोग इतने मतलब उन्होंने इतने ब्रेवली इस चीज का अगेंस्ट यहाँ पर फाइट किया है दैट इट इज लिटरली कमेंडेबल। तो फर्स्ट चीज तो यहाँ पर काम नहीं किया रशिया का। जो फर्स्ट चीज जो चाहता था कि यूक्रेन सब्जुगेट हो जाए, मतलब डर करके हार मान ले, वो चीज तो हुआ नहीं। सेकंड चीज, क्या रशियन पावर इंक्रीज हुई है? नो, वंस अगेन नो। क्यों इंक्रीज नहीं हुए? सोचिए, यहां पर डोनेस्क और लुहांस्क ऑल्दो उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, बट इसके बावजूद डोनेस्क और लुहांस्क अभी तक पूरी तरीके से रशिया के अंदर नहीं है। नेक्स्ट चीज, आसपास का जितना जो ओडिशा वाला पार्ट मारियोपोल प्लास था, जो मारियोपोल वाला पार्ट है, उन सब के अंदर जो रशिया यहाँ पर कंट्रोल करना चाहती है उसमें अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। नेक्स्ट चीज, क्या रशिया को यहाँ पर इकोनॉमिकली फायदा हुआ? नो। क्या पॉलिटिकली फायदा हुआ? नो। क्या मिलिटरी फायदा हुआ? नो। हर तरफ से तो रशिया को फायदा हुआ नहीं, तो रशिया की पावर तो इनहांस हुई नहीं। थर्ड चीज, क्या वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर डिवाइड और वीक हो गई है? ध्यान से सोचिए, पहले नेटो कंट्री जो साथ में काम नहीं कर रही थी काफी दिनों से, सोचिए नेटो का लास्ट मिशन 2001 के अंदर आया था, दैट वाज द टाइम फ्रेम। सोचिए नेटो कंट्री फिर से साथ में आ गई, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूके यानी कि यूएसए, जो कि पहले साथ में कोई भी यहाँ पर डील साइन नहीं करते थे, इन चारों ने साथ में मिलकर यहाँ पर डील साइन करने स्टार्ट कर दिया, साथ में इन्होंने सैंक्शन वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट रशिया। तो पॉइंट इज, क्या यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज वीक हो गई या फिर कहीं ना कहीं एक हो गई है? मतलब दिक्कत ये हो गई है, जो रशिया चाहता था तीनों चीजों में कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। रशिया के तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हुए हैं, और उल्टा हुआ क्या है, तीनों के ऑपोजिट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। ये हुआ है रशिया के साथ यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई मारियोपोल की लगातार पीछे हुआ है, बिकॉज उसको मॉरल एक टाइप का विक्ट्री चाहिए, एक टाइप का मॉरल बूस्टर चाहिए, बिकॉज मारियोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है यूक्रेन के लिए। अगर मारियोपोल डायरेक्टली रशिया के कंट्रोल के अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रशिया को एक बहुत बड़ा मोरल विक्ट्री मिल जाएगी। दैट इज व्हाई वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये है हमारे आज के तीनों डिस्कशन। आई होप आपको सबसे पहले जो हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में बात की वो आपको समझ आ गया। सेकंड, हमने जापान और रशिया का जो कंसेप्ट था उसको हमने डिटेल में समझा कि क्यों अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी अभी तक पीस प्रोसेस साइन नहीं हुआ है। इसके अलावा हमने होकाइडो आइलैंड के बारे में बात की, जो यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमने बात की, दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या क्या है उसके बारे में बात की। फाइनली हमने बात की यहाँ पर कि किस तरीके से मारियोपोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारियोपोल किस तरीके से आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मारियोपोल उनके ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ट्रेड के लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज रशिया यहाँ पर सी ऑफ अजोव वाला पार्ट है, ब्लैक सी वाला पार्ट है, उसके अंदर अपने कोस्ट लाइन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण मारियोपोल के पीछे पड़ा हुआ रशिया लगातार ही। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको तीनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।